हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर या प्रदर्शित प्रश्न पत्र। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और इससे आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चौथे का क्वेश्चन है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना क्यों असंभव है। बेटा आसवन आसवन बताता है उबालना, उबाल करके हम शुद्ध एथेनॉल प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, पानी मिला हुआ एथेनॉल है और उसको हम उबाल करके शुद्ध एथेनॉल प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, और है ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, जो देखते हैं। देखो, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि यदि हम एथेनॉल का आसवन करेंगे तो यह बाष्प बनकर पानी के साथ उड़ जाएगा, इसीलिए हम आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब इसको हम हीट करेंगे ना तो हमारा एथेनॉल और मतलब जो पानी है दोनों उड़ेगा, तो हम इसे शुद्ध प्राप्त नहीं कर पाएंगे उबाल करके या वाष्पित करके। मान से हम सोच सकते हैं, इसको उबालना कह सकते हैं या आसवन करना कह सकते हैं। आसवन करके हम शुद्ध एथेनॉल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पानी भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, फिर है ऐसे द्विअंगी मतलब बाइनरी, ऐसे द्विअंगी मिक्सचर को एजोट्रोपिक नाम दिया जाता है जो राउल्ट के नियम से विचलन शो करता है। ठीक है, फिर पूछा कितने अब जो एजोट्रोपिक होता क्या है मैं आपको समझाऊं। एजोट्रोपिक का मतलब होता है स्थिर क्वाथनांकी विलयन। इसका मतलब क्या होता है सुनिएगा, ऐसे द्रवीय विलयन जिनका द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संगठन समान रहता है, यह एक स्थिर ताप पर उबलने लगते हैं, स्थिर क्वाथनांकी या एजोट्रोपिक कहलाते हैं। इन विलयनों को इन विलयनों के घटकों को प्रवाहकीय आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है न्यूनतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक है बेटा, मतलब ये विलयन राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें 95% एथिल अल्कोहल और 5% जल का मिक्सचर, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिस। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, अधिकतम क्वाथनांकी स्थिर क्वाथी। ये विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, खा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। खा जो क्वेश्चन है, किसी वैद्युत अभिघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो बेटा सबसे पहले हमारे लिए बतानी है वैद्युत अवघट्ट से संबंधित चालकता की परिभाषा। प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। इसे कटप्पा कहोगे, कप्पा कहते हैं, कटप्पा नहीं कहते, मजाक में कह दीजिए बेटा। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा इक्वल होता है 1/ρ, मतलब प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकता बेटा। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम है, ये कहलाएगा कप्पा। तो कप्पा इक्वल टू उसका मात्रा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये होगी चालकता की परिभाषा। मोलर चालकता की परिभाषा क्या होगी बेटा, जब किसी विलयन में वैद्युत अभिघट्ट का एक मूल गोला हो तो इसकी चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल लैम्डा एम या स्मॉल लैम्डा एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा एम इक्वल टू होता है कप्पा बी। ठीक है, और सुनो बेटा, जो वी होता है वो क्या होता है बेटा, n/c। n इक्वल टू 1 मोल ले लें तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू जाएगा 1/c। वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा लैम्डा m इक्वल टू k/c। ठीक है, अब देखो बेटा आगे। अब अगला है चालकता एवं मोलर चालकता में सांद्रता के साथ परिवर्तन। बेटा देखो, जो चालकता होती है सांद्रता बढ़ाने पर विलयन की चालकता बढ़ती है। ठीक है बेटा, सांद्रता बढ़ाने पर विलयन की चालकता बढ़ती है क्योंकि आयनों की संख्या भी बढ़ती है। और मोलर चालकता सांद्रता बढ़ाने पर चालकता घटती है। ठीक है बेटा, जो मोलर चालकता होती है सांद्रता बढ़ाने पर घटती है क्योंकि आयनों की संख्या
आपसी रुकावट बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों की संख्या में आपसी रुकावट बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, चलो इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करते हैं कि जो मोलर चालकता है इस पर ये कैसे प्रभाव पड़ता है बेटा। ठीक है, तो बेटा देखो, अभी हमने पढ़ा है कि जो मोलर चालकता होती है, देखो मैं आपको सूत्र दिखाता हूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मोलर चालकता जो होता है वो होता है कप्पा अपॉन सी। ठीक है बेटा, देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो मोलर चालकता होती है लैम्डा m इक्वल टू होता है कप्पा अपॉन सी, कप्पा अपॉन सी। ठीक है बेटा, अगर सांद्रता बढ़ेगी, अगर सांद्रता बढ़ेगी तो सीधी सी बात है यहां पर मोलर चालकता घटेगी। ठीक है, इस सूत्र से। ठीक है, समझ में आ रहा है? सांद्रता बढ़ती है ना, सांद्रता के बीच में जब सांद्रता बढ़ती है तो मॉलिक्यूल होते हैं वो कम स्पेस रह जाता है, टकरा नहीं पाते हैं। जब टकरा नहीं पाते हैं तो उनकी जो गतिशीलता है, इसकी चालकता है, वो भी कम हो जाती है ना। तो बेटा समझो बात के लिए, तो देखो सांद्रता बढ़ाने पर विलयन की चालकता बढ़ती है क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन मोलर चालकता सांद्रता बढ़ाने पर क्या होती है बेटा, घटती है, क्योंकि आयनों की आपसी रुकावट बढ़ जाती है। या हम कहते हैं क्योंकि हम लैम्डा इक्वल टू के अपॉन सी वाले फॉर्मूले से समझ सकते हैं। ठीक है, यहां से इसकी क्लियरिटी आती है। चलो अगला हम इसके जो क्वेश्चन है छठवा जो गा वाला क्वेश्चन से बात करते हैं। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय की कोटि है। अवकलन वेग समीकरण लिखिए इसका बेटा। v की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, a और b की सांद्रता 2 गुनी कर देने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा अवकलन समीकरण। सबसे पहले का क्वेश्चन फिर देख लो, अभिक्रिया a के प्रति प्रथम और b के प्रति द्वितीय कोटि की है बेटा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं अभिक्रिया का अवकलित समीकरण। बेटा देखो, ए के प्रति प्रथम कोटि की है, बी के प्रति द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ए के प्रति प्रथम तो x इक्वल टू मान लीजिए 1 है, y इक्वल टू 2 है, ये दे रखा है। तो कुल मिलाकर जो रेट हो जाएगा वो लिख सकते हैं dx इक्वल टू के a की पावर 1 और b की पावर 2। ये हमारा अवकलित वेग समीकरण हो गया। ठीक बेटा, और सुनो अब हम लिख सकते हैं, अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है, यहाँ पहले तुमने सॉल्व कर दिया, दूसरा पूछा है कि b की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, b की सांद्रता 3 गुनी कर देने से वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा। ठीक है, जो b है हमारा वो 3b कर दे तो वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कर दो 3b, जहां b लिखा है वहां 3 लिख दो, जहां b लिखा है वहां पे बेटा 3 लिख दो, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो मतलब पुराने का जो पहले था उसका 9 गुना हो जाएगा, अतः अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या है बेटा, a को हम 2 गुना कर दें, b को 2 गुना कर दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, रख दो यहाँ पे फटाफट, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, तो बेटा क्या आएगा आंसर इसका आएगा dx अपॉन dt 8 इंटू dx dt। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिद्ध होता है, हमें ये पता चलता है कि अभिक्रिया का वेग जो है प्रारंभिक वेग का 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका घ वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित का कारण लिखिए। तो बेटा देखो Cr+2 प्रबल अपचायक है, बताना है ऐसा क्यों, जबकि Mn थर्ड प्रबल अक्सीकारक है, ऐसा क्यों, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है, फिर बताना है। अब हम पहले वाला सॉल्व करते हैं बेटा, ये प्रबल अपचायक है क्यों, मैं आपको बताऊं। देखो बेटा, अगर हम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आएगा 4s1 3d5 और Cr+2 का करते हैं तो आएगा 4s0 3d4। तो ये क्या है कि जो यहां से आपने देखा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, Cr+2 से देखो बेटा आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, रिमूव होते ही Cr+3 बन गया, Cr+3 बन गया। ठीक है बेटा, तो ये Cr3 बनाना चाहता है यार, 4 रहना नहीं चाहता, 3 बनाना चाहता है, क्योंकि जो T2G कक्षक होते हैं, T2G कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन रह लेते हैं आराम से, बहुत स्टेबल हो जाता है ये, इसीलिए एक अच्छा अपचायक का वर्क करता है। अपचायक कौन होते हैं बेटा, अपचायक जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो रिड्यूसिंग वो होते हैं जो अपने सामने वाले का रिडक्शन करा सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, अपचायक कहलाएंगे।
ठीक है बेटा। अब हम Mn की बात करें, और जो Mn है, Mn थर्ड को हम ऐसे लिखते हैं Mn की पावर +3। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक है। ऐसा क्यों? देखो बेटा, जो Mn है इसका अगर लिखना चाहें तो 4s2 3d5 लिख सकते हैं, +3 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4s0 3d4। ठीक है बेटा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा Mn+2, तो ये हो जाएगा 3d5, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, तो भी एक अच्छा ऑक्सीकारक का काम करेगा बेटा। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऑक्सिक, अगर ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है बेटा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, और देता है तो ये अपचायक काम कर रहा है, तो दोनों ही केस में ये स्टेबल आ रहा है, तो ये ऑक्सीकारक अपचायक दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं तो बेटा क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया Cr+2 एक अच्छा अपचायक है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके T2G ऑर्बिटल को स्थायी कर लेता है, जबकि Mn+3 एक अच्छा ऑक्सीकारक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने डी कक्षक को स्थायी कर लेता है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर, फाइनल आंसर होगा। बहुत अच्छा लिखा हुआ आंसर है, आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ गई होगी, उम्मीद है। सेकंड देखेंगे बेटा, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है, हमें समझाना है। बेटा देखो, अगर मान लीजिए स्कैंडियम ले लें और आर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d1, ग्राउंड स्टेट में है, बट इसका सी है, स्कैंडियम +2 निकालना चाहें तो आएगा 3d1। यह अवस्था अस्थायी होती है, क्यों होती है बेटा, क्योंकि स्कैंडियम +2 ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर पाता है। ठीक है बेटा, क्लियरिटी आई आप लोगों के लिए। और इसलिए यह आयनों का डी ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है। 5वां क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।